नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो यूपी आरओ एआरओ 2023 में जो आने वाली वैकेंसी है, यानी जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उस परीक्षा, उस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके। और ये प्रश्न जनरली ऐसे हैं कि जिनके चलते आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। मैंने आपसे 1 महीने पहले भी यही चीज़ें कही थी, मैं आज भी यही कहूँगा और 1 महीने बाद भी यही कहूँगा कि आपका फोकस होना चाहिए आपके एग्ज़ाम पे। आपका एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने डिले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आयोग वो वैकेंसी लाए ना या वो भर्ती बंद कर दे। अगर आपका काम पढ़ाई करने का है और सब कुछ छोड़ के सॉरी, सारे काम छोड़ के आप केवल पढ़ाई करते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। तो वो सवाल आखिर कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला डाउट आपका, जो सबसे पहला सवाल रहता है, वो रहता है नोटिफिकेशन को लेकर। एक तो हम इसकी चर्चा करेंगे और क्यों आपको फोकस करना चाहिए और किन बच्चों का यहाँ पर बेसिकली फोकस होता है नोटिफिकेशन पे। क्या आप उन बच्चों में से हैं कि जिनको केवल और केवल इसी बात का इंतजार है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए हम उस दिन तैयारी शुरू कर दें? तो इस पे चर्चा करेंगे। ये जो विवाद था, समकक्षता विवाद, उससे आपका कितना सरोकार है, या आप उस विवाद के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे। दूसरा जो पहलू होगा हमारा, वो होगा सिलेक्शन को लेकर। देखिए, अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में आज 10 तारीख हो गई है, यानी 10 दिन आपके इस महीने के जा चुके हैं और आपके पास अप्रॉक्स 4 महीने का समय है एग्ज़ाम को लेकर। और इन 4 महीनों की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या आप क्या अभी के टाइम के हिसाब से भी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो उस टाइम को लेकर। दूसरा, आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या किसी कोचिंग का या किसी पेड ग्रुप का सहारा लेना चाहिए? क्या सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा सवाल होगा कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से, यानी इस टाइम के हिसाब से, 4 महीने का समय आपके पास है, तो इस टाइम के हिसाब से पर डे यानी डेली बेसिस पे आपको कितने घंटे का टाइम अपनी तैयारी में देना चाहिए? और कुछ मेरे दोस्त, मेरे साथी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में होंगे, तो अगर उन लोगों का भी टारगेट है तो उनको अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना टाइम वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना? तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा कि ये सवाल ऐसे हैं जो जनरली उन बच्चों के मन में है जिन्होंने आरओ 2023 को टारगेट किया है ना? चलिए आगे देखते हैं। पहला हमारा है नोटिफिकेशन। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहूँगा, नोटिफिकेशन आना है, आएगा। एग्ज़ाम आपका दिसंबर, और जैसी अभी चर्चाएं चल रही हैं, यानी जैसे अखबार में भी आज दिया था कि 2 महीने में जो भी रुकी हुई भर्ती हैं आयोग की तरफ से वो आ जाएंगी। उसमें ये कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं दिया आयोग ने कि कौन सी भर्ती किस महीने, किस दिन या किस डेट को आएगी। 2 महीने का टाइम वो लेके चल रहे हैं। इस 2 महीने के समय में आपकी जो भर्तियां हैं वो आ जाएंगी। और अगर 2 महीने हम मान के चलते हैं कि अगर सितंबर मिड या सितंबर लास्ट तक अगर आपका नोटिफिकेशन आता है आरओ का, तो उसके बाद 2 से ढाई महीने का टाइम आप लेके चलिए एग्ज़ाम को लेकर, जो प्रीलिम्स का होगा। और आज का जो टाइम है, यानी 10 अगस्त, आपने 10 दिन आपके निकल चुके हैं। तो जो बच्चे वाकई 2023 में आरओ में सिलेक्शन लेके उत्तर प्रदेश सचिवालय में जाना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप अपना समय इस चीज़ पे बिल्कुल मत गवाइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और जब भी आएगा अगर आपको लगता है कि उसके बाद से आपको तैयारी शुरू करनी है, तो देखिए ये फिर एग्ज़ाम आपको फिर हर साल एग्ज़ाम ही देने हैं, हर साल आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है। देखिए, स्टूडेंट क्या है, दो तरीके के होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है कि जिसके पास ऑल टाइम यानी फुल टाइम उसके पास एक ही काम है, उसको पढ़ना है। जो अपना घर बार छोड़ के दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बड़े शहरों में जाके क्या करता है, तैयारी करता है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि नोटिफिकेशन कब आएगा। इसको पता है कि दिसंबर, जनवरी या इस साल नोटिफिकेशन आना है। अगर इसने टारगेट किया है कि मुझे पढ़ना है, तो मैं लगातार पढ़ूंगा। और कुछ बच्चे, जो सेकंड टाइप के बच्चे ये होते हैं, जो वेट करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए
मैं केवल आरओ या पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, वेट करते हैं इसका कि नोटिफिकेशन आएगा, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद वो लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं केवल आरओ की, तो लगभग 5 से 5.5 लाख, 5.5 लाख फॉर्म फिल किया जाता है, फिल होता है आरओ की भर्ती के लिए। और इस 5.5 लाख की जो संख्या है, तो इसमें 5 लाख, 6 लाख, 5.5 लाख, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं एक अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ कि अगर 5.5 लाख फॉर्म यहाँ पर फिल हुआ है, तो इनमें से मान के चलिए लगभग 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास लोग अपीयर होंगे। तो वो कौन थे, वो 1.5 लाख या 2 लाख बच्चे कौन थे जिन्होंने फॉर्म भरा और भरने के बाद परीक्षा देने नहीं गए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि उनका काम होता है क्या, कि फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया, उसके बाद देखा जाएगा। तो देखा जाए वाली जो कैटेगरी होती है ना, वो सेकंड वाली होती है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो आप केवल और केवल फोकस करिए नोटिफिकेशन पे। बहुत सी परीक्षाएं हैं, आप सबका नोटिफिकेशन में वेट करिए, जैसी नोटिफिकेशन आए आप पढ़ते रहिए। आपके लिए ये मैं आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपका क्या है, फोकस कहीं और है। मैं जितनी मेरी बातें हैं, जितना मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंटेंशन है, मेरा मोटिव है, वो इन बच्चों को बेनिफिट देने का है। जो फोकस्ड हैं उनका टारगेट है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो वो अनावश्यक के विवाद में या अनावश्यक की बहस में वो नहीं पड़ते हैं। तो ये तो होगा आपका नोटिफिकेशन का, मिड सितंबर या सितंबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है आयोग के अलावा। और जहाँ से भी ये आती हैं रोज रोज अफवाहें कि अगले हफ्ते आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा, 20 दिन बाद आ जाएगा, तो देखिए उनके हिसाब से तो 1.5 साल से नोटिफिकेशन आ रहा है, और हर महीने में 4 बार वो नोटिफिकेशन लाते हैं। आना होगा जब आ जाएगा, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। एग्जाम होना है दिसंबर, और अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ तो हो सकता है वो एग्जाम आपका जनवरी चला जाए, लेकिन एग्जाम होना है। 24 में इलेक्शन है, उससे पहले उनको ये कम से कम 2-3 भर्तियां करानी है, तो वो वैकेंसी आएंगी। कितनी वैकेंसी आएंगी ये कोई क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें स्पष्ट लिखी होंगी। और जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आना होगा, उससे पहले अगर अध्याचन फिर जाते हैं आयोग के पास शासन की तरफ से, वो वैकेंसी उसमें और एड ऑन हो जाती हैं, है ना। अब बात आती है समकक्षता विवाद, जिसके चलते कई भर्तियां आयोग की रुकी हुई थी। तो देखिए वो लगभग शॉर्ट आउट हो गया है। और आरओ के लिए ये पहले से क्लियर था कि जो आरओ की भर्ती है उसके लिए आपको सिंपली क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसमें जैसे अभी नोटिस आया था, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो लाइन नोटिफिकेशन में जारी की जाती है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, यानी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनसे आपने किसी भी स्ट्रीम में स्नातक किया है, आप आरओ के लिए एलिजिबल हैं। एआरओ के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो, उसमें आपको ओ लेवल चाहिए, और उसके लिए अलग से आपका टाइप टेस्ट होता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना जानना था, बिना वजह विवाद में नहीं फंसना है, और ना ही इन सब में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। 2 तरह की भर्तियां होती हैं आयोग के माध्यम से या अधीनस्थ के माध्यम से, अधीनस्थ जो आयोग है उसके माध्यम से। एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है टेक्निकल वाली। तो बस उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जहाँ एग्जीक्यूटिव है वहाँ स्पष्ट लिखा जाएगा, और जहाँ पर टेक्निकल है तो वहाँ पर किस तरह की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की टेक्निकल डिग्री आपको चाहिए, वो वहाँ पर स्पष्ट लिखी जाएगी। तो ये लगभग शॉर्ट आउट हो गया है। आरओ पहले भी क्लियर था, अभी भी क्लियर है। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन को लेकर। अब मैं बात करूं आज के टाइम के हिसाब से, 10 अगस्त आज है, और 4 महीने का टाइम अगर आपके पास है, तो इस 4 महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए। क्या सोर्स हैं मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं बिजी थे, जिनको अभी लगता है कि
सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई हैं, अभी से अगर लगा जाए तो क्या वाकई आरओ क्लियर किया जा सकता है, क्वालिफाई हो सकता है ना। तो आपके पास जो 4 महीने का टाइम है उसको आपको सही से यूटिलाइज करना है। देखिए इसमें भी जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट पीसीएस का या और कहीं पे, यानी मेरा कहने का मतलब कि जो 1 साल या 1 साल से प्लस तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका एक जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्लियर होगा। और उन बच्चों का अगर बेसिक फाउंडेशन क्लियर है तो उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। उनको क्या करना है, उनको रिवीजन करना है। एक गलती जो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा होती है वो ये होती है, आप कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ने बैठते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, सपोज करो आपने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री आपने पढ़नी शुरू की, तो आप क्या करते हैं, आप टॉपिक 1 खोलते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। देखिए ये स्ट्रेटजी उनके लिए है, ये काम उनको करना चाहिए जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने तैयारी शुरू की है, जिनको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना बाकी है। आप 1-2 साल अपना तैयारी में दे चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, और आपको ये पता है कि आपका जो लेवल है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी कितना आपका स्कोर रहा, कितना स्कोर वहाँ पर और आप गेन कर सकते थे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी एक भी एग्ज़ाम दिया है तो आप उसका पेपर निकालिए और पेपर में आप ये देखिए कि कितने सवाल आपसे सही हुए हैं, आप उसकी लिस्टिंग कीजिए कि कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, और इसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको आते थे लेकिन गलती से वहां पर क्या हुए, गलत हो गए, तो आपने गलती कहां पर की। एक दिन का टाइम अगर आप इस पे दे दोगे तो बहुत सारी चीजें हैं क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे सही सवाल अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है, किस किस टाइप के जो सवाल आते हैं, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं आज भी उस टॉपिक से रिलेटेड 15 सवाल 20 सवाल पढ़ने से पहले सॉल्व करूं तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने हिस्ट्री का टॉपिक 1 पढ़ा है, एंशिएंट का सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने 10 सवाल 15 सवाल 20 सवाल उसको पढ़ने से पहले मैंने आज सॉल्व किए सुबह, और उन 20 सवाल में से मेरे 15 सवाल या 10 सवाल सही हो गए। तो इसमें जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, यानी जो 5 सवाल या 10 सवाल जो गलत हुए हैं, आपको वहां उनको देखना है कि उनमें ऐसी क्या चीजें हैं, क्या आपको फैक्ट याद नहीं है, क्या कोई कॉन्सेप्ट उसमें है जो आप भूल गए हैं। तो इस क्लैरिटी से क्या होगा कि आपको ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आप 3 घंटे बैठ के पढ़ने वाले थे, हो सकता है कि आप ये सारे डाउट आधे घंटे में क्लियर कर लो। और फिर भी आपको लगता है कि ये डाउट्स ऐसे हैं कि जिनको हो सकता है कि मैं फ्यूचर में फिर से भूल जाऊं, अगर ये संभावना आपको लगती है तो उन डाउट्स को या उन फैक्ट को, उन कॉन्सेप्ट को आप क्या करें, एक अलग कॉपी बना के उनको नोट डाउन कर लें। यही काम आपको हर सब्जेक्ट में करना है। अगर आपने ये काम कर लिया कि जो भी आपने पेपर दिया है ये लिस्टिंग कर ली, लिस्टिंग के बाद आपने उसके बाद जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट लेके बैठो, आप उससे संबंधित क्वेश्चन देख लो, जो आपने एग्जाम दिया वो भी, और जो PYQs हैं वो भी, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हाई होगा, आपका जो ये घबराहट है, ये डर है ना, वो निकल जाएगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब ये दिमाग में डाउट आता है ना, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आपका जो स्ट्रेस है वो 50% तो ऐसे ही बढ़ गया, और आपका फोकस, आप फोकस नहीं कर पाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि एक डर आ गया आपके मन में, आपके दिमाग में। तो उस डर को जीतना, उस डर को निकालना सबसे ज़रूरी है। और वो निकलेगा कैसे, वो आप खुद निकाल सकते हो, और वो कोई गलत नहीं है, वो सही चीज़ है। इससे क्या है कि एक नया मार्गदर्शन आपको मिलेगा, कि नया रोड मैप मिलेगा आपको तैयारी का, और इसका बेनिफिट आपको आरओ में, पीसीएस में, और अगर आप यूपीएससी देते तो सब जगह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये काम करना है जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस दिया या कोई और एग्ज़ाम दिया है, कट ऑफ के आसपास पहुंचे हैं या उससे नीचे रहे हैं, तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। अगर आप 10 15 20 क्वेश्चन भी नीचे हैं तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आप इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वो नहीं है,
कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, आप बहुत इजीली इंप्रूव कर ले जाओगे। और यकीन मानो कि अगर इस स्ट्रेटजी पे अपने काम के लिए, तो कट ऑफ से आप 15 से 20 नंबर ऊपर रहोगे हमेशा। क्योंकि जो पेपर आप 2 घंटे वहां दे के आए थे, आपको पता है कि आपका दिमाग वहां पे किस तरह से काम किया, कौन सा सवाल आपने कैसे सॉल्व किया, अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो किस तरह की आपको उन फैक्ट को रिकॉल करने में समस्याएं आई। बहुत सारी चीजें आपको वहीं से सीखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है ना। तो ये तो हो गया आपका इस टाइम के हिसाब से। 4 महीने का टाइम मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। बहुत ज़्यादा अगर नए बच्चों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा मत भागो इधर उधर। लिमिटेड सोर्स हैं, उन्हीं को पढ़ना शुरू करो, बार बार पढ़ो। 50 तरह के पीडीएफ अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टैब में मत जमा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करोगे उतना आप पे बर्डन होगा। क्योंकि हर स्टडी मटेरियल में कुछ नया फैक्ट आपको लगेगा इंटरेस्टिंग सा। ज़रूरी नहीं हो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फिर क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इसको पढ़ लूँ, मैं इसको जान लूँ, मैं इसको अपने नोट्स में ऐड कर लूँ। तो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है आपका सिलेबस, बहुत क्लियर है। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाता है कि कहाँ किस रोड पे आपको चलना है, आपकी पढ़ाई का तैयारी का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो बिना वजह का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं लाना है। अगर आप संभल गए तो ये 4 महीने में आप आरओ में सिलेक्शन ले जाओगे। और अगर ये भटकाव रहा कि ये वीडियो देख लें, यहाँ कोचिंग चले जाएं, इनसे बात कर लें, इनका पीडीएफ देख लें, उनसे पासवर्ड लेके ऐप पे जाके क्लास कर लें, देखिए इन सब से रिजल्ट आपका क्या होगा कि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उतना आप अपनी सफलता से दूर होते जाएंगे। अब बात आती है सेल्फ स्टडी और कोचिंग की। देखिए अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है, सही रिसोर्स आपके पास अगर हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठ के, अपने रूम में बैठ के बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो। बस आपको एक काम करना है कि देखिए किसी भी एग्जाम के लिए एवेल्युएशन बहुत आवश्यक है। आप अगर कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग का भी एक कहीं ना कहीं जो सबसे मेन आपका इंटेंशन है या कोचिंग का भी है कि वो अगर अगर आपसे कमिट कर रहा है कि मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाऊंगा और उसका टाइम टू टाइम क्या करूंगा, एवेल्युएशन करूंगा। तो सबसे पहली शर्त कोचिंग की होती है एवेल्युएशन। अगर वो चीजें आपको मिल रही हैं तो आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग का बेनिफिट मिलता है। बहुत सी चीज़ें आपको आज के टाइम पे आपको आपके फ़ोन में, आपके घर पे बहुत आराम से अवेलेबल हैं। देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। यहाँ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो चाहे प्रैक्टिस वर्क बुक से आप सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, या किसी की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। 2 3 4 5 6 जितना आप मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व करें उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एवेल्युएशन तो आपने खुद कर लिया उसका। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भटकने की जरूरत है कि आप किसी का पेड कोर्स लें, कहीं जाके पीडीएफ लें और उससे अपनी पढ़ाई। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बहुत लोगों को ऐसे को जानता हूं कि जैसे नोट्स की बात करें पेड कोर्स में, अगर कोई पेड कोर्स है, अब मैंने आपको जो सोर्स बताए, जो बुक बताई, पेड कोर्स वाला क्या करेगा कि आपको लगभग 5,000 पेज का स्टडी मटेरियल दे दिया पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंट आउट, या पीडीएफ मिल गया। तो पीडीएफ में क्या है कि आप 5,000 पेज का पहले तो प्रिंट आउट निकलवाइए। अगर आप दिल्ली में हैं तो ये सस्ता निकल जाएगा, बाकी देश के किसी कोने में तो ये 5,000 का प्रिंट आउट आपका कम से कम 10,000 रुपये का होगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अब ये 5,000 का जो आपका पेज है, वो स्टडी मटेरियल आपको 4 महीने पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, उसको रिवाइज भी करना है। और आप यकीन मानना इसमें इतना मटेरियल होता है, इतना मटेरियल होता है कि आप बहुत आराम से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। कोई भी कोचिंग संस्थान है या जो भी पेड ग्रुप चला रहे हैं, उनकी मजबूरी होती है, वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम अपने नोट्स में वो सारी चीज़ें दे दें, जितनी मैक्सिमम चीज़ें देंगी। हम कल को ये क्लेम कर सकते हैं कि आरओ में 140 सवाल थे और 140 में से 120 सवाल हमारे नोट्स में से आ गए। अरे भाई जब सब कुछ भर ही दिया है तो और बाहर से कहाँ से जाएगा। आपने पूरा लूसेंट छाप दिया, आपने पूरा लक्ष्मीकांत छपवा दिया, उसमें आपने पूरा एनसीईआरटी छपवा दिया है, आपने पूरा परीक्षावाणी छपवा दिया है। हम बताते हैं आपको एक सोर्स पढ़ना है पॉलिटी के लिए, उन्होंने 10 चीज़ें ऐड ऑन करा के आपको नोट्स पकड़ा दिया।
कई बार क्या होता है कि क्रक्स करने के चक्कर में काम की चीजें निकल जाती हैं जो वॉश आउट हो गई, और जो बेकार की जो गार्बेज है वो आपको नोट्स में मिल गया। फिर आपको लगता है कि पता नहीं सवाल कहाँ से आ गए। अभी का जो टाइम है आपके पास बहुत सॉलिड, बहुत ऑथेंटिक रिसोर्स हैं, वहीं से सवाल आते हैं। अगर आपने कायदे से वहां फोकस कर दिया, आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से भी आरओ क्या, आप पीसीएस बन सकते हैं, आप आईएएस बन सकते हैं। बहुत लिमिटेड सोर्स है, उनको बार बार पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बिगिनर्स हैं, अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो उसमें अगर आपको लगता है तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी उतनी कैपेसिटी है कि आप उतना हार्ड वर्क कर सकते हैं, उतना एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ सकते हैं, तो आप ज्वाइन करिए। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जितना हो सके मैक्सिमम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। पीटी के टाइम पे पीटी की और मेंस के टाइम पे मेंस की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, आप सिविल सर्विसेज दें, यूपीएससी दें, या पीसीएस दें, या आरओ दें, आपको बेनिफिट वहां से मिलेगा। आपका एवेल्युएशन वो टेस्ट सीरीज कर रही है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स जितने भी होते हैं ना, सवाल वहां से बनते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एनसीईआरटी छोड़ दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, वो पढ़ लीजिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने एनसीईआरटी का क्रक्स कर दिया है, कुछ काम की चीज़ें वहां से निकाल ली हैं। तो मेरी लिमिटेशंस है, कई बार हो सकता है कि मुझे वो काम की न लगे, एग्जाम में वो पूछ ली जाए, सॉरी। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि बाकी बच्चे तो एनसीईआरटी पढ़ के गए, उनका वो सवाल ठीक हो गया। आपने क्या किया, आपने उसका सब्स्टिट्यूट एक ढूंढा, आपने वहां से पढ़ा, काम की चीजें वहां थी नहीं, आपको वहां क्या होगा, कंफ्यूजन हो गया, वो सवाल तो आप जानते ही नहीं हो। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से आप बहुत आराम से, बहुत इजीली आरओ में सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर तरीके से पढ़ाई करते रहोगे, यही सब चीज़ें आपकी काम आएंगी पीसीएस में। आपका मई 2024 में 2024 यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होना है। अगर कायदे से अभी से लग जाएंगे तो आरओ छोड़िए, आप पीसीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भटकाव मत रखिए, लिमिटेड चीज़ें हैं, वहीं से सवाल बनते हैं, वहीं से सवाल आते हैं, और वही चीज़ें आपको बार बार पढ़नी चाहिए। अब बात आती है टाइम की। देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी कि एक स्टैंडर्ड टाइम हम ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप फुल टाइम, आपके पास एक काम है पढ़ाई करना, तो आपके पास 12 घंटे 14 घंटे का टाइम बहुत आराम से है। और इस टाइम को लेके इतनी क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे अगर आप किसी टॉपर से मिलोगे तो आप क्या, जनरली कोई भी मिलता है तो उनका सबसे पहला सवाल होता है, सपोज करो वो किसी आईएएस से मिले, तो कोई भी जर्नलिस्ट है या कोई भी है, सबसे पहला सवाल होता है कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे। कि सर या मैम आप कितने घंटे, आप यूपीएससी टॉपर है या यूपीपीसीएस टॉपर है, तो सबसे पहला सवाल सबका होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो देखिए, ये आप घंटे में इस चीज़ को नहीं आंक सकते हो। हर किसी की जो कैचिंग पावर है वो डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो 4 घंटे 6 घंटे पढ़ के भी काम कर लेते हैं, कुछ को हो सकता है कि 15-16 घंटे लगे। ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आपके पास आपका सिलेबस है, पीवाईक्यूज हैं, आपके पास आपका टारगेट है, 4 महीने का समय आपके पास है। आपसे बेहतर ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपको वो सिलेबस, अगर वो कैटेगरी आपने बना ली जैसे मैंने बताया अपने लास्ट पेपर से, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको हिस्ट्री कितने टाइम में आप उसको कवर कर लोगे। इसके लिए क्या करना है, जैसे आज रात को आप बैठो, तो आप 30 मिनट का टाइम, ये 30 मिनट का टाइम क्या करना है आपको, ये रूटीन बनाना है, ये डिसाइड करना है कि आपको कल क्या पढ़ना है। और कल क्या पढ़ने में आपने जो स्केड्यूल बनाया हुआ है कि मैं डेली के 2 सब्जेक्ट, मैंने बताया कि 4 महीने के हिसाब से आप डेली जीएस के 2 सब्जेक्ट, हिंदी और करंट,
तो ये 4 चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो आपको आज रात को बैठ के ये सारी प्लानिंग करनी है। आधे घंटे का समय आपको इस पे देना है। आपको प्रॉपर वे में वो टॉपिक लिखने हैं, चारों सेक्शन के वो टॉपिक आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में, कि कल आपको हिस्ट्री में या पॉलिटी में या ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक और उसके कौन कौन से सब टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, और इन सब से कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस इनकी करनी है, ये लिस्टिंग कर लेनी है रात को। और साथ में आपको कम से कम 2 टाइम्स का यहाँ पर रिवीजन का टाइम भी निकाल के चलना है। जो भी आप स्लॉट रखें, 2 स्लॉट में आप रिवीजन का टाइम लेके चलें। तो ये डिसाइड करना है आपको। रात को सोने से पहले 30 मिनट का टाइम निकालिए, एक नोटबुक बनाइए। ये चीज बताएगी आपको कि आपका टाइम पढ़ने का 8 घंटे जाएगा, 10 घंटे जाएगा, 12 घंटे जाएगा, 14 घंटे जाएगा, है ना। ये आप 1 से 2 दिन का टाइम आपको लगेगा। आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को डिसाइड कर सकते हो। सेल्फ मेड होगा आपका। इसमें ना तो आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत है, ना किसी को कॉपी करने की जरूरत है, ना ही किसी से ये सीखने की जरूरत है, और ना पूछने की मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, आप कितने घंटे पढ़ते थे। समय आपको पता है, 4 महीने का टाइम है, सिलेबस आपको पता है, सब्जेक्ट आपको पता है, आपको ये पता है कि किस सेक्शन से कितने सवाल लगभग पूछे जाते हैं, आपको ये पता है कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा आगे कि पीटी के लिए और मेंस के लिए सेग्रीगेशन करेंगे कौन कौन से टॉपिक को हमेशा कमीशन ने उससे सवाल पूछे और किस किस टॉपिक को हमेशा क्या किया है, साइड कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो आपसे बेहतर टाइम डिसाइड कौन करेगा अपना। हो सकता है कुछ बच्चों का ये 10 घंटों में निपट जाए, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा दीजिए रिवीजन के लिए, आप 2 की जगह 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए साथ में। जब आपके पास एक ही काम है तो आपको पढ़ना है। आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जितनी कैपेसिटी है आपकी। अब दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पर जो जॉब में है, वो कैसे मैनेज करें। तो कुछ हमारे साथी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, लेकिन टारगेट किया है कि आरओ का एग्जाम उनको फोकस करना है, या हो सकता है कुछ बच्चे लगे भी हों उसमें, उसकी तैयारी कर रहे हों कुछ दोस्त। तो देखिए, जॉब के साथ में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस पे और स्टडी पे। रीडिंग जितना आपको लगता है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार, आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना है कि आप, बाकी जो बच्चे 2 बार 3 बार रीडिंग का टाइम निकाल लेंगे, आपको हो सकता है कि 2 रीडिंग में वो काम करना हो। और पीवाईक्यूज पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे में लिमिटेड टाइम है। आप 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह निकाल सकते हैं, और शाम को 7 बजे के बाद 10 बजे तक आप बहुत आराम से, मतलब आपके पास मान के चलिए 5, 5.5, 6 घंटे मैक्सिमम है, आप पढ़ाई के लिए निकालें। और आपको भी यही सारी चीज़ें, सिलेबस आपके लिए भी उतना ही है, टाइम आपके लिए भी 4 ही महीने का है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप जितना स्टडी मटेरियल है आप कवर नहीं कर पाते हैं, आप, हो सकता है कि आप ऑफिस में आपको टाइम मिल जाए या कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आप कोई ऐसा पेड कोर्स ज्वाइन कर लें जहाँ टाइम टू टाइम, यानी कमिटेबल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस कंडक्ट कराएं, और क्लास के साथ साथ क्या करें, आप उसको डेली अपने रूटीन में शामिल करके उसकी तैयारी करते रहें। कई चीज़ें, कई बार क्या होता है कि आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप उस चीज़ को सुन के, यानी आप घर से ऑफिस जा रहे हैं तब आप सुन सकते हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं तब सुन सकते हैं, दिन में लंच टाइम है तब आप सुन सकते हैं। तो आपको टाइम अपना निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा अपने उसी टाइम में से। तो आप पेड कोर्स अगर आपको लगता है ऐसा, आप ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको बेनिफिट मिले। और जितना ऑथेंटिक सोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, उन्हीं सोर्स को फॉलो करके अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए। और 4 महीने का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहने वाला है। रीज़न है कि बहुत से बच्चे हैं जो इस बार यूपी का जो पीसीएस का प्रीलिम्स फेल कर गए हैं। दूसरा,
2021 के बाद वैकेंसी आ रही हैं और चुनाव होने के बाद संभावना है कि 2025 में वैकेंसी दोबारा, या हो सकता है कि 26 में देखने को मिले। तो जिनके पास टाइम है वो वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है उनको 2023 में जो वैकेंसी आ रही है इसी को फाइनल करना होगा, इसी में जम के मेहनत करनी होगी। अगर आप वाकई मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आपको लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ऐसे धुलमुल रवैये से आप तैयारी करें कि 50 तरह का वीडियो देख लें, यहाँ डिस्ट्रक्शन वहाँ डिस्ट्रक्शन, तो फिर आप 25-26 का वेट करिए आराम से, तब उस नोटिफिकेशन का इंतजार करिए, क्योंकि चर्चाएं तो चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। लाने वाले हर तीसरे महीने दूसरे महीने कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन ला देते हैं, लेकिन आना तभी है जब आयोग चाहेगा, जब शासन अधियाचन भेजेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी अगर सिलेक्शन लेना है तो, अदरवाइज आप फ्री हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।